लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपीएलटी ग्रेड के लिए जो हम प्रैक्टिस और आए हुए क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आते हैं, उसी की ये 27 नंबर 27 नंबर की शायद वीडियो होगी। पहला आज का सवाल है कायाकल्प। ये कायाकल्प पहले सही कीजिए। कटा हुआ डब्बा, जंगल, तीनों नाम आपको याद रखना है। जंगल याद रखना है, कटा हुआ डब्बा याद रखना है और कायाकल्प। आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में ही इसको पूछा गया है। आपको बताना है ये तीनों अफसाने किसके हैं। खुर्रतुल ऐन हैदर हैं, या फिर इंतजार हुसैन हैं, या तो साथ ही साथ में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, या फिर आपको याद रखना है जो है ख्वाजा अहमद इलियास अहमद गद्दी। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो है इंतजार हुसैन। आपको याद रखना है इंतजार हुसैन के बारे में। देखिए, इंतजार हुसैन की पैदाइश 1923 को हुई थी। एक चीज क्लियर कर दें पहले। और इनके अफसानवी मजमूए इंतजार हुसैन के आपको याद रखना है, गली कूचे इसका रहेगा, कंकड़ी, गली कूचे, कंकड़ी, आखिरी आदमी, कछुए, खेमे से दूर, आगे समंदर है। इस तरह से ये सारे अगर हम जो बताए हैं अफसानवी मजमूए किसके हैं तो इंतजार हुसैन हैं। एक इसकी ट्रिक आपको याद रखना है, बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे इंतजार हुसैन के। गली कूचे में कंकरी खेलता हुआ आखिरी आदमी, शहर अफसोस में था कि कछुए खेमे से दूर निकल गए। ये पूरी एक लाइन टेंस आपको याद रखना है। ये सारे अफसाने जो हैं अफसाने में जो इंतजार हुसैन के हैं। देखिए, गली कूचे में, गली कूचे से गली कूचे आपको याद रखना है। गली कूचे में कंकरी खेलता हुआ, कंकरी किसका है? इसी का है, इंतजार हुसैन का। खेलता हुआ आखिरी आदमी, आखिरी आदमी भी इसी का अफसानवी मजमुआ है। शहर अफसोस भी है, तो शहर अफसोस में था कि कछुए खेमे से दूर निकल गए। तो कछुए और खेमे से दूर, ये भी इनके अफसानवी मजमुए हैं। आप उम्मीद करता हूं याद रहेंगे। और दूसरी चीज, 1923 में इनकी पैदाइश हुई थी, आपको याद रखना है। अब एक फैक्ट हम आपको बताते हैं, इंतजार हुसैन 1923 में पैदा हुए, शौकत सिद्दीकी 1923 में पैदा हुए, हबीब तनवीर 1923 में पैदा हुए, मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 में पैदा हुए। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो हबीब तनवीर के साथ साथ में मुश्ताक ज्ञानचंद्र जैन भी 1923 में पैदा हुए। 1923 के फैक्ट को आपको याद रखना है। 5 लोग इस तरह से आपको याद रखना है। स्क्रीन पर अपनी किताब शाहीन दिख रही है, उसमें ये ऐसे ही फैक्ट दिए गए हैं। एक सन के आगे कितने लोग पैदा हुए हैं, कौन कौन सी किताब आई है, कौन कौन से रिसाले निकले हैं, पूरा चीजें आपको मिलेंगी सन बाय सन। 1923, 1924, 1925 ऐसे सन लिखे गए और उसके आगे एक एक सन के आगे 5-5, 6-6 फैक्ट लिखे गए हैं। तो वहां पर से आपको याद रखना है और वहीं से ये किताब आपको अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए ही ये किताब है और 2025 और 26 के ही एग्जाम के लिए मैंने लिखी है। तो उम्मीद करता हूं स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, मंगा सकते हैं। इतनी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई हैं जितना मैंने बताया। अब अगले सवाल पे बात करते हैं। सवाल है कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जैसे खुशनुमा लगता हो देखो चांद बिन गहने। तो चांद बिना गहने के जैसे खुशनुमा लगता है, ऐसे जिसके पास जेवर ना हो और खूबसूरती हो उसके वो भी वैसा ही लगता है बगैर जेवर के भी। दरअसल हम मीनिंग नहीं इसकी बताना चाह रहे। आप देखिएगा, ये जो शेर है वो बागो बहार के किस दरवेश से आपके सामने आया है। उम्मीद करता हूं आपको तमाम चीजें हमें क्लियर करनी है और ऐसे फैक्ट जो आपसे लगातार पूछते हैं। आंसर इसमें देखिए होगा पहला दरवेश। इस बागो बहार में 4 दरवेश है और चारों दरवेश जो हैं वो अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। उससे पहले एक शेर सुनाते हैं और लगातार ये शेर पूछे जाते हैं। तो इसको याद करने की एक मैं ट्रिक बताता हूं। 4 दरवेश हैं, 4 ही जुमले आपको याद रखना है। अगर जब शिद्दत लफ्ज का इस्तेमाल शेर में आ जाए तो वो पहला दरवेश होगा। इलाज लफ्ज का इस्तेमाल शेर में आ जाए तो वो दूसरा दरवेश होगा। साथ ही साथ में इश्क जब शेर में आ जाए तो वो जो है तीसरा दरवेश होगा। और साथ ही साथ में अगर आपके सामने तवाह लफ्ज आ जाए तो वो चौथा दरवेश होगा। ऐसे याद रख सकते हैं, बस बाकी और कोई तरीका नहीं। या तो शेर पूरा याद रखिए। जैसे शिद्दत का कैसे लफ्ज आएगा, जैसे आपसे पूछा गया है, ये सरगुजिश्त मेरी जरा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया जेरो जबर सुनो, जो कुछ के पेश आई है शिद्दत मेरे तीन। 4 ही मिसरे देगा, शिद्दत मेरे तीन उसका बयान करता हूं तुम सर बसर सुनो। तो इस तरह से शिद्दत लफ्ज आया है, तो यानी ये पहले दरवेश का शेर होगा पक्का 100%।
मैं आपके सामने जिस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा, जानकारी देने की, समझने की, खुदा बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए। दूसरा लफ्ज हमने तो आपको बताया था, वो लफ्ज आपको सामने आने वाला है इलाज। तो दूसरा दरवेश जो है वो इलाज वाले लफ्ज को इस्तेमाल होगा उसकी कहानी शुरू होने से पहले जो शेर होगा। तो दूसरे दरवेश पर कैसे आएगा, यारो इस फकीर का तमाजरा सुन, टुक माजरा सुनो, मैं इब्तदा से कहता हूं ता इंतहा सुनो, जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम। तो जिसका इलाज कर नहीं सकता, इलाज लफ्ज आया, कोई हकीम है गाह हमारी दर्द निपट ला दवा सुनो। इस तरह से तीनों, मैं और ज्यादा डिटेल लंबी वीडियो हो जाएगी, ऐसे ही चारों दरवेशों को याद रखना है। और चारों दरवेशों की शादी कहां कहां से हुई है, कौन सा दरवेश कहां का था, तो ये वाली भी कहानी आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज दरवेशों से आपको याद रखना है, जो पूछेगा, ये दरवेश जो होते हैं, जो पहला दरवेश अपनी कहानी जब सुनाता है तो वो दो जानू होकर के बैठता है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि कैसे जानू होकर के बैठेगा, कौन किस तरह से कहानी सुनाता है। तो पहला दरवेश जो है वो दो जानू होकर के बैठा, दूसरा दरवेश जो है वो चार जानू होकर के बैठ करके अपनी कहानी सुनाता है। और साथ ही साथ में तीसरा दरवेश जो होता है वो कोट के बटन बांध करके बैठता है, फिर कहानी सुनाता है, कोट बांधता हुआ अपनी कहानी शुरू करता है। और आखिरी दरवेश जो होता है वो रो रो कर अपनी कहानी सुनाता है। इतनी चीजें कम से कम आपको क्लियर रहनी चाहिए, उम्मीद करता हूं क्लियर रहेंगी। अगला सवाल देखिए, एक और PYQ आए हुए हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बागो बहार के किस्सों में सबसे छोटा किस्सा कौन सा है, इसको मैं आपके दिमाग में 1 मिनट में ट्रिक फिट करता हूं। देखिए, आपसे यह सवाल पूछेगा और अच्छे इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। पहला दरवेश मतलब 4 दरवेश हैं, इसमें टोटल आपसे 1 मिनट की कहानी सुन लीजिए, उसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपसे। इसमें टोटल जो है वो 5 कहानियां हैं। बागो बहार में कहानियों की तादाद कितनी है, तो 5 है। 4 दरवेश हैं और एक जो है वो आजाद वक्त की कहानी है। आप देखिए, 2 दरवेश पहले कहानी सुना देते हैं और बीच में तीसरी जो कहानी आती है वो आजाद वक्त की आती है, और फिर उसके बाद 2 दरवेश फिर अपनी कहानी सुनाते हैं। टोटल 5 कहानियां हैं। जब सवाल आपसे पूछा जाए पांचों कहानियों में सबसे छोटा किस्सा किसका है, तब आप आंसर देंगे तीसरे दरवेश का। क्लियर, याद रखिएगा, पांचों कहानियों में सबसे छोटा किस्सा कौन सा है, तो तीसरे दरवेश का। कहानियों के एतबार से अगर पूछा जाए, पांचों कहानियों के एतबार से सबसे छोटा किस्सा कितने नंबर का है, कितने क्रम का है, तो आपको याद रखना चौथे क्रम का। चूंकि तीसरा दरवेश है लेकिन किस्सा तो वो उसका चौथा पहुंच जाएगा। भाई तीसरा दरवेश है, पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तो वो तीसरा दरवेश तो है, लेकिन बीच में कहानी आजाद वक्त की आ जाती है, इसलिए वो नंबर के लिहाज से चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। फिर रिपीट करता हूं, पांचों कहानियों में सबसे छोटा किस्सा आपसे पूछा जाए तो तीसरे दरवेश का। चारों दरवेशों में सबसे छोटा किस्सा पूछा जाए तब भी तीसरे दरवेश का। लेकिन अगर आपको तफसीलवार पूछे कि पांचों तफसीलवार में कौन से क्रम तफसील का किस्सा जो है वो सबसे छोटा है, तो चौथे नंबर का, क्योंकि तीसरा दरवेश चौथे नंबर पे आएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे तवील किस्सा बागो बहार का कौन सा है, तो आजाद वक्त का। याद रखिएगा, आजाद वक्त का। चारों दरवेश में सबसे तवील किस्सा कौन सा है, तो पहले दरवेश का। ये चीज आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, क्योंकि क्रम जो है वो बहुत मिस्टेक कर दे, बहुत गड़बड़ कराते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही एक बार जबान से रिपीट कीजिए या खुद लिख लीजिए अपने पास। सबसे छोटा किस्सा तीसरे दरवेश का, सबसे बड़ा किस्सा आजाद वक्त का, चारों दरवेश में सबसे बड़ा किस्सा पहले दरवेश का। उम्मीद करता हूं तो पहले दरवेश का, दरवेशों के एतबार से सबसे बड़ा किस्सा जो है वो पहले दरवेश का है, और कहानियों के एतबार से वो दूसरे नंबर पर आता है तवील किस्सों में, तवालत के एतबार से, क्योंकि तवालत के एतबार से पांचों कहानियों में सबसे बड़ा आजाद वक्त का है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो इसको 2 बार रिपीट करके कम से कम यहीं पर सुन लीजिए, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कहानी। तो इस तरह से तीसरा दरवेश आपको यहां पर बिल्कुल फिट सही होने वाला है। अब एक चीज और भी याद रखिएगा इससे मुताल्लिक। अच्छा, ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हुर्फे रवी का ताल्लुक किससे है, ये उस दिन पिछली वीडियो में मैं आपके सामने लाया था क्वेश्चन, लेकिन एक्सप्लेन में मैं भूल गया था। तो याद रखिए, इसका ताल्लुक काफिया से होता है, और ये आपको उम्मीद करता हूं सभी को आता होगा। काफिया आपको याद रखना है, काफिया से ताल्लुक होता है रवि का। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है वो जो खो गए परछाइयां, सॉरी ये शेर नहीं है, मैं शेर के अंदाज में पढ़ने लगा। वो जो खो गए, 1 नंबर, दूसरा नंबर परछाइयां, तीसरा नंबर जो है वो कछुए, ये किसके अफसानवी मजमुए हैं।
ये अफसाने हैं। उम्मीद करता हूं अभी मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी इंतजार हुसैन की, उसके बावजूद देखिए कछुए के नाम से इनका अफसानवी मजमुआ भी है और कछुए के नाम से जो है वो इनका अफसाना भी है। तो इंतजार हुसैन की कहानी है मैंने अभी आपको सुनाई कि गली कूचे में कंकड़ी खेलता हुआ आखिरी आदमी अफसोस में था, तो कछुए शहर से दूर निकल कछुए जो है तो गली कूचे में कंकरी खेलता हुआ आखिरी आदमी शहर अफसोस में था कि कछुए खेमे से दूर निकल गए। तो कछुए और खेमे से दूर ये सब अफसाने जो हैं वो इंतजार हुसैन के हैं, इसलिए इंतजार हुसैन को भूलना नहीं है। जैसे मैं ट्रिक बता रहा, हालांकि अपनी किताब में इसको दिया गया है लेकिन फिर भी याद रखने की ट्रिक है। और वहां पर एक मिस्टेक हुई है कि इसका इंतजार हुसैन के अफसाने दिए गए हैं और साथ ही साथ में वहां पर अब्दुल्ला हुसैन के अफसाने दिए गए हैं, तो ऊपर नीचे उनका नाम कर दे मेरे, लेकिन आपके सामने वीडियो है तो वीडियो आप देख सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि रजब अली बेग सुरूर ने नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में से कितने रुपए माहवार पर मुंसलिक हुए थे। तो रजब अली बेग सुरूर जो हैं वो कितने रुपए जो है लेकर के वाजिद अली शाह जो हैं उनके दरबार से जुड़े हुए थे। तो बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। और जिस बच्चे ने दिया होगा 50 रुपए, तो 50 रुपए हर महीने इनको मिलते थे नवाब वाजिद अली के वहां से। यह चीज आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। रजब अली बेग सुरूर के बारे में अगर पहली तसनीफ आपसे पूछी जाती है तो वो आपको हर कीमत पे याद रखना चाहिए। तो वो ये फसाना अजाइब ही है जो इनकी पहली 1824 में लिखी गई तसनीफ है। 1824 हर हाल में आपको याद रखना है, 1824 में इसको लिखा है। शगुफाए मोहब्बत इनकी दूसरी किताब है, वो 1856 में लिखी थी। देखिए बोलने में बाई चांस मुझसे मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप जरूर बताइएगा, कोई भी मशवरा है जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर सकते हैं। मशवरा जरूर दीजिएगा, अगर डिसलाइक करते हैं तो मशवरा दीजिएगा जो भी कमी आपको लगती है। तो अब ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अब एक चीज आपसे और भी आपसे पूछी जा सकती है कि फसाना अजाइब जो है वो किसके फरमाइश पे इन्होंने लिखी है। तो वो हकीम असद अली खान की फरमाइश पे लिखी है, क्योंकि फरमाइश से पूछते रहते हैं, हो सकता है कहीं आप मिस्टेक कर जाएं। अगला सवाल देखिए, रजब अली बेग सुरूर ने शविस्तान सुरूर का अलिफ लैला का आसान जबान में तर्जुमा किया था, किसकी फरमाइश पे। देखिए 2-3 चीजें यहां से क्लियर होंगी। एक तो यह कि शविस्तान सुरूर जो है वो किताब रजब अली बेग सुरूर की है, उसमें खुलासा काहे का है तो अलिफ लैला का है। अलिफ लैला का खुलासा किसकी फरमाइश पे किया गया, तो आपका आंसर सही होगा मुंशी शिव नारायण। यहाँ पे शिव गलत लिखा है, वाव होना चाहिए। तो शिव नारायण जो हैं उनकी फरमाइश पे ये अलिफ लैला का तर्जुमा किया गया है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये आपसे पूछा जा चुका है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम 2025 में ही 17 अप्रैल को हुआ था, उसमें भी पूछा गया अलिफ लैला का तर्जुमा। तो अलिफ लैला का तर्जुमा ये पूछ चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है किसकी फरमाइश पे किया है। अब दूसरी चीज भी आपको याद रखिएगा, पहला नाम आपको दिख रहा है महाराजा अलवर। महाराजा अलवर जो अलवर के राजा थे, उनके दरबार से भी रजब अली बेग सुरूर जुड़े रहे थे। और रजब अली बेग सुरूर की ये बात आपको याद रखना है। दूसरा एक नाम आपको और दिख रहा है, वो भी नाम आपको याद रखना है। ये नाम है ईश्वरी प्रसाद सिंह का। तो ईश्वरी प्रसाद सिंह इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनकी फरमाइश पे, ईश्वरी साहब की फरमाइश पे ही रजब अली बेग सुरूर ने गुलजारे सुरूर लिखी। तो गुलजारे सुरूर किसकी फरमाइश पे, ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह की फरमाइश पे लिखी है। और जो अलिफ लैला लिखी है वो मुंशी शिव नारायण की जो है फरमाइश पे लिखी है। ये आपको मतलब किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप चीज से क्लियर हो रही होंगी। और ये इन्होंने फरमाइश जो की थी ईश्वरी प्रसाद ने, तो बनारस में इनसे ये फरमाइश की थी लिखने के लिए। ये बात आपको याद रहेगी। अगला सवाल देखिए कि दर्ज झेल में से किस दास्तान में किरदार सैयारों के नाम पर लिखे गए हैं। तो किरदार हैं सैयारों के नाम पर। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा और फटाफट जवाब दीजिए। तो 2 चीजें हम आपके सामने यहां पर भी क्लियर करेंगे, एक है कुतुब मुश्तरी और एक है बोस्तान ख्याल। तो देखिए दास्तान में जो सैयारों के नाम पर किरदार लिखे गए हैं तो आपका आंसर होना चाहिए बोस्तान ख्याल, क्योंकि बोस्तान ख्याल जो है वो दास्तान है। लेकिन मसनवी अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका जवाब हो जाता
क्या कहते हैं, कुतुब मुश्तरी, क्योंकि कुतुब मुश्तरी में जो नाम इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो मिरी खान हो, चाहे वो मेहताब परी जो मेहताब माने चांद होता है, तो सैयारों ही के नाम हैं, वो खुर्शीद है, जो भी हैं इस्तेमाल हुए हैं। तो बोस्तान ख्याल और कुतुब मुश्तरी दोनों में सैयारों के नाम पर ही किरदार हैं, लेकिन बोस्तान ख्याल जो है वो दास्तान है और कुतुब मुश्तरी जो है वो मसनवी है। इस तरह से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज आपके सामने क्लियर करेंगे, बोस्तान ख्याल जो है वो फारसी में लिखी गई तो 15 जिल्द में, ठीक है, फारसी में इसकी जिल्द कितनी है, शाया हुई है 15 जिल्द में, और उर्दू में इसकी जिल्द जो है उनका तर्जुमा सिर्फ 9 ही जिल्द में हो गया है। तो 15 जिल्द आपको याद रखना है फारसी में और 9 जिल्द आपको याद रखना है बोस्तान ख्याल की हुई है वो उर्दू में। इतनी बात याद रखिएगा। और बोस्तान ख्याल का तर्जुमे की फरमाइश भी आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। तो वो रशीदुद्दीन खान ने इसकी फरमाइश की थी, रशीदुद्दीन खान ने फरमाइश की थी, इसीलिए इसका शुरू में नाम जो है वो फरमाइश रशीदी भी रखा गया था बोस्तान ख्याल का। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। दूसरी बात ये मुकम्मल जो है वो करवाने का काम जो है वो सिराजुद्दौला ने किया था, क्योंकि सिराजुद्दौला से पहले इसको मुकम्मल करवाने का काम मोहम्मद शाह ने किया था और इस चाहा कि मोहम्मद शाह ने चाहा कि ये मुकम्मल हो जाए बोस्तान ख्याल, लेकिन उनका इंतकाल हो गया, फिर ये काम बंद कर दिया गया था लिखने का काम, इसको जो लिख रहे थे बोस्तान ख्याल को मीर तकी ख्याल जो हैं उन्होंने इसको काम बंद कर दिया था। लेकिन खैर आगे चल करके जो है वो 15 जिल्दों में इसका काम सिराजुद्दौला ने पूरा करवा दिया था। इतनी चीजें उम्मीद करता हूं याद रहेंगी। बाकी इसका उर्दू में सबसे पहला तर्जुमा आपको मालूम ही होगा, आमान दहलवी ने किया है। वो ख्वाजा आमान दहलवी ने सबसे पहले उर्दू में इसका तर्जुमा किया है और ख्वाजा आमान दहलवी जो है वो गालिब के भतीजे थे, इसीलिए गालिब ने इसकी तकरीज भी लिखी थी। इतनी चीजें है, तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन भागलपुर से सबसे पहले इसका तर्जुमा शाया हुआ था, लेकिन बाकी टाइम की भी कैद है, उसमें रहते हैं। और देखिए दूसरी चीज है, इसके हिदायतुल अंजार, रियाजुल अफसार, शम्सुल अनवार है, बदरुल आसार है, इस तरह से नजमुल असरार है, मस्बाउल अनहार है, ये जियाउल अनवार है, ये इसके नाम आते हैं। इनको भी एक ट्रिक है याद करने की। जैसे आपको एक जुमला याद रखना चाहिए, जैसे हर शबनम जम, तो हर शबनम तो कम से कम याद ही रखिए, हर बड़ा वाला है और उसका साथी में मीम, तो हर बड़ा वाला है बनेगा हुक्का वाला और साथ साथ में रे, तो हा से हो जाएगा हिदायतुल अंजार, रे से हो जाएगा रियाजुल अफसार, और शबनम से देखिए शीन और बे होता है, तो शीन से देखिए जो है शम्सुल अनहार, और बे जो अगर आपसे पूछा गया है तो शब बे जो है बदरुल आसार। इस तरह से आपको याद रख लेना चाहिए, लगभग बहुत ज्यादा डिटेल बताएंगे और फिर बोरियत होने लगती है। इसके बाद अगला सवाल चलो देख लेते हैं। तो मुनीर तौफीक, ये आपको बताना है जो एक अय्यार का किरदार है ये किस दास्तान में है। तो ये दास्तान आपको उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगी। तो मुनीर अय्यार का किरदार किसमें है, ये बोस्तान ख्याल का ही किरदार है। तो मुनीर अय्यार, एक चीज यहां से याद रखिएगा कि मुनीर तौफीक जो है वो किरदार है बोस्तान ख्याल का, और इसी तरह से उमर अय्यार जो है अगर किरदार आपसे पूछा जाए तो वो आमिर दास्तान अमीर हमजा का है। ये दोनों एक ही जैसे कैरेक्टर हैं, दोनों अय्यार हैं, दोनों एक ही तरह के कारनामे करते हैं, इसलिए आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं। अरस्तु के मुताबिक आपको ड्रामे के अज्जाए तरकीबी बताने हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो अरस्तु के मुताबिक आपसे पूछा गया है तो ड्रामे के किरदार हैं 6, और भरत मुनि के मुताबिक अगर पूछे जाए तो किरदार हैं 5। सबसे ज्यादा अरस्तु ने किरदार जो अज्जाए तरकीबी हैं और उनको अहमियत किसको दी है, तो प्लाट को। अज्जाए तरकीबी पूछा गया है, किरदार नहीं, सॉरी। अरस्तु के मुताबिक जो है अज्जाए तरकीबी हैं 6, भरत मुनि के मुताबिक अज्जाए तरकीबी हैं 5, और अरस्तु ने सबसे ज्यादा जो अज्जाए तरकीबी में जिसका सबसे ज्यादा जोर दिया है वो दिया है प्लाट को। ये चीज याद रखिए, वहदत अम्ल, वहदत जबान और वहदत मकान, ये आपसे पूछा जा सकता है। इन तीनों का इस्तेमाल जो है किसके लिए होता है, तो ड्रामे के लिए होता है। अब एक सवाल देखिए कि पारसी स्टेज का दस्तयाब ड्रामा खुर्शीद जो 1881 का है, जो 1881 का है, और साथ ही साथ में जो गुजराती ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा किया गया है। दरअसल जो पारसी स्टेज का दस्तयाब ड्रामा है वो है खुर्शीद, और वो किसका तर्जुमा है, तो गुजराती जो ड्रामे थे उनका तर्जुमा है।
तो 1881 में इसको किया किसने है? आगा हशर काश्मीरी ने किया है, या फिर भाई जी सोहराब जी पटेल ने किया है, भाई सोहराब जी पटेल ने किया है, तालिब बनारसी ने किया है, या फिर जो है नारायण प्रसाद बेताब ने किया है? अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है या जानकारी आपको है तो बहुत आसान से ये क्वेश्चन जो है निकलेट करके निकाला जा सकता था। देखिए, आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश जो है वो 1800, आपको मालूम है 1879 में हुई है। तो 1879 में जिसकी पैदाइश हुई है और 1881 में ये लिखा गया है, तो कैसे पॉसिबल है? वो तो 2 ही साल का होगा। तालिब बनारसी की भी पैदाइश आपको मालूम होनी चाहिए, ये भी उस टाइम 8-9 साल के थे। इसके बाद में नारायण प्रसाद बेताब जो है, ये भी, इनकी भी पैदाइश आपको मालूम होगा। तो ये सारे जो अफसाना निगार ड्रामा निगार हैं, ये 20वीं सदी के हैं दरअसल, चाहे वो आगा हशर काश्मीरी हो, चाहे वो तालिब बनारसी हो, चाहे वो जो है नारायण प्रसाद हो। इनके बारे में आपको याद रहेगा। आंसर आपका जो सही होगा वो आंसर सही होगा भाई सोहराब जी पटेल। तो भाई सोहराब जी पटेल का ड्रामा लिखा हुआ है खुर्शीद। किसका तर्जुमा करा है? तो गुजराती जबान का तर्जुमा करके इन्होंने लिखा था, और ये पास स्टेज जो है उसका पहला दस्तयाब ड्रामा है। ये बात कतई दिमाग में फीड होनी चाहिए। जब इनके 2 नाम आए हैं, तालिब बनारसी के बारे में जान लीजिए। तालिब बनारसी के सबसे अहम 2 ड्रामे, एक है निगाह गफलत और दूसरा है लैलो निहार। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ में नीचे बेताब का दिया है नाम, नारायण प्रसाद बेताब। इनके भी आपको कम से कम 2 ड्रामे, एक कत्ले नजीर आपको इनका ड्रामा याद रखना चाहिए, और दूसरा इनका आपको फरेब आपको याद रखना चाहिए। बाकी और भी लिखे इन्होंने, महाभारत भी लिखा है, कृष्ण सुदामा भी लिखा है, हुस्ने फरंग भी लिखा है, इसके बाद में अली बाबा 40 चोर भी लिख कर रखा है। लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं, 2-2 ड्रामे तो कम से कम आपको याद ही रहना चाहिए। अब बस यहीं तक हम बात करते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है जरूर बताइएगा, आपका कोई मशवरा है जरूर दीजिएगा। किताब अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, इसको घर बैठे मंगा सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे साथियों को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका मशवरा है जरूर दीजिए। शुक्रिया।